बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका और आज का मुद्दा में हम बात करेंगे अपना बूथ करेंगे मजबूत। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के 8वां विधानसभा को मजबूत करने के लिए लगभग 4 बार पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम 27 फरवरी को वाराणसी में है, जिसमें वो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। अपना बूथ करेंगे मजबूत के तहत वाराणसी में पार्टी कार्यकर्ताओं की तैयारियां तेज हैं। इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के साथ ही साथ पूर्वांचल के जिलों और 7वें चरण के मतदाताओं को साधेंगे। देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या संदेश देने की कोशिश करेंगे। तो लगातार प्रधानमंत्री जिस तरह से वाराणसी और काशी पहुंचने वाले हैं, तमाम बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। अब देखना होगा कि कल क्या कुछ मंत्र प्रधानमंत्री देने वाले हैं। पूर्वांचल में छिड़ी चुनावी जंग, पूर्वांचल को साधने की अब चुनावी तैयारी। बनारस में डेरा डालेंगे पीएम मोदी, कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। 27 फरवरी को अपने संसदीय क्षेत्र काशी में मोदी, 5वें, 6ठे और 7वें चरण की किलेबंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस सहित पूर्वांचल के अन्य जिलों में 7 चरण में मतदान होने वाले हैं। इसे लेकर 27 फरवरी को पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचकर कार्यकर्ताओं की क्लास लेने वाले हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय काशी दौरे पर काशी क्षेत्र के सभी बड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक करके संगठन के नट बोल्ट कस गए। तो पीएम नरेंद्र मोदी 27 फरवरी से पूर्वांचल में अभियान की शुरुआत अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से करेंगे। फरवरी को काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। यह सम्मेलन संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय के मैदान में होगा। इस सम्मेलन के बाद पीएम मोदी बस्ती में जनसभा को संबोधित करने चले जाएंगे। पीएम का पूर्वांचल के समीकरण पर प्रभाव। साल 2014 का लोकसभा चुनाव। 24 अप्रैल 2014 को मोदी ने वाराणसी से नामांकन किया। पूर्वांचल में बीजेपी की सीटें 4 से 23 हो गईं। बीजेपी 10 साल बाद सत्ता में आई और पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल किया। पहले के चुनावी नतीजों की बात करें तो 4 और 6 मार्च 2017 यूपी में विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम 3 दिन वाराणसी में रहे। जनता दर्शन, रोड शो, रैली और मंदिर में दर्शन किया। 14 साल बाद बीजेपी यूपी की सत्ता में आई। पहली बार बीजेपी ने 300 से ज्यादा सीटें जीती। लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम 2 दिन वाराणसी में रहे, नामांकन, मंदिर दर्शन और चुनाव प्रचार किया। ऐसा लग रहा था कि एसपी बीएसपी गठबंधन के बाद बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन बीजेपी की सिर्फ 4 सीटें ही घटी और देश में बीजेपी की सरकार बनी। अब एक बार फिर से 2022 विधानसभा चुनाव है और पीएम 27 फरवरी को काशी आकर बूथ को मजबूत कर चुनाव जीतने का मंत्र देंगे। वहीं पीएम के इस दौरे से भाजपा में उत्साह है। सभी को ये लग रहा है कि पीएम आएंगे और एक बार फिर से ऐतिहासिक जीत की ओर बीजेपी अग्रसर होगी। यूपी में 4 चरणों के मतदान के बाद हर दल एक दूसरे पर भारी पड़ने के दावे कर रहा है। इस राजनीतिक घमासान के बीच पीएम मोदी बूथ स्तरीय पदाधिकारियों को मंत्र देंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को अपने संसदीय क्षेत्र काशी में आ रहे हैं। पीएम के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। इसके लिए संपूर्णानंद मैदान में तैयारियां भी जोरों पर हैं और 20,000 बूथ पदाधिकारियों के लिए जर्मन हैंगर और कुर्सियां लगाई गई हैं। एसपीजी ने मैदान का निरीक्षण कर लिया है और पीएम के इस दौरे को 5वें, 6ठे और 7वें चरण की किलेबंदी के तौर पर भी देखा जा रहा है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज़।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से कल वाराणसी पहुंचने वाले हैं, इसके पीछे कई सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं। एक सवाल तो यहां पर यही है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री अब 5वें चरण के चुनाव होने के ठीक पहले वाराणसी पहुंच रहे हैं, आखिर अब बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सीख देने की, सबक देने की जरूरत क्यों आन पड़ी? इसके पीछे कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ जहां यह भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री एक जिम्मेदार सांसद होने के नाते वाराणसी पहुंच सकते हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और कहीं ना कहीं जिस तरह का विकास काशी विश्वनाथ में किया गया है, प्रधानमंत्री के सांसद होने के नाते वहां की जिम्मेदारी बन जाती है। तो प्रधानमंत्री ने एक जिम्मेदार सांसद होने के नाते क्या कल वाराणसी आने का निर्णय लिया है, या कहीं ना कहीं बूथ कार्यकर्ताओं को सीख देने की, सबक देने की जो बात कही जा रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक कारण यह भी हो सकता है कि अभी तक के जो चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी के घेरेबंदी और किलेबंदी को देखते हुए क्या बीजेपी को कहीं वाराणसी में और पूर्वांचल में खासतौर पर संशय नजर आ रहा है? क्या इस संशय को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री तारनहार के रूप में एक बार फिर से उतर रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में? लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव की हम बात करें तो एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि ये चुनाव बाइपोलर है, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से एक सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम स्टार प्रचारकों के होते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम, उनका चेहरा जितना ज्यादा लोगों के बीच में चल रहा है, जिनके माध्यम से वोटरों को खींचने की कोशिश करी जा रही है, बीजेपी लगातार अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है, वो करिश्मा उत्तर प्रदेश में और किसी नेता में नजर नहीं आता। चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, रक्षा मंत्री की बात करें, या फिर गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, तो एक बार फिर से यहां पर प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री मोदी के रूप में बीजेपी ने एक और कार्ड की यहां पर तैयारी कर ली है। पूर्वांचल के चुनाव से पहले 7 मार्च को पूर्वांचल की 54 सीटों पर चुनाव होने हैं। पिछली बार की यदि बात करें तो बीजेपी को बेहतरीन बढ़त हासिल हुई थी। प्रधानमंत्री के 2014 में आगमन के साथ ही साथ 4 सीटों के साथ 23 सीटों पर बढ़त के साथ के वजह से बीजेपी ने जो बड़ा दमखम दिखाया था, कहीं ना कहीं उसे बचाने की भी जिम्मेदारी भाजपा के साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसद होते हुए उनके कंधों पर भी है, और वो जिम्मेदारी निभाने के लिए हो सकता है कि कल काशी पहुंच रहे हों। अब बड़ा सवाल यह है कि कल जब प्रधानमंत्री काशी पहुंचेंगे तो 25,000 बूथ कार्यकर्ताओं को ऐसा क्या संदेश देंगे जिसके माध्यम से लगातार बीजेपी अपनी जमीन मजबूत करने की बात कर रही है। आज इसी विषय पर हम कई जाने माने पत्रकारों के साथ विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे। ये तमाम पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुछ राजधानी लखनऊ से और कुछ काशी से। कुछ हमारे साथ ऐसे भी पत्रकार हैं जो पूरे देश में जगह जगह भ्रमण कर तमाम पार्टियों की जमीन, उनकी रग रग से वाकिफ है। और देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब हम बात करते हैं पत्रकारिता की, तो जमीनी स्तर पर इन पार्टियों के फैसले के ये क्या मायने हैं और क्यों इस तरह के फैसले लिए गए हैं, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष तौर पर कल काशी पहुंच रहे हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जो तमाम गेस्ट हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। शिव शरण सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनोज मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। और उसके साथ ही साथ जनार्दन मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल शिव शरण जी आपसे ही मेरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे को लेकर जहां एक और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं, वहीं 5वें चरण के साथ ही साथ प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर कई सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। आपका क्या मानना है, कल जब प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचेंगे तो ऐसा कौन सा मंत्र देने वाले हैं जिससे बीजेपी को लगता है कि पूरा का पूरा पासा पलट जाएगा? जी शिव शरण सिंह जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी हेलो जी शिव शरण सिंह जी, क्या मेरा सवाल आप सुन पाए हैं? हाँ, नहीं, आप फिर से रिपीट करिए। जी, मेरा सवाल यह है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी पहुंच रहे हैं तो ऐसा कौन सा मंत्र वो कार्यकर्ताओं को देने वाले हैं जिससे बीजेपी को लगता है कि आने वाले तमाम चरणों में बीजेपी को बहुत बड़ी बढ़त हासिल होने वाली है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ही पर्याप्त होता है, उनकी उपस्थिति खाली उत्तर प्रदेश ही नहीं, किसी भी देख लीजिए जहां चुनाव होते, जब प्रधानमंत्री स्वयं पहुंचते हैं तो अपने आप उनकी एक आभा जो है दूर से ही दिखाई पड़ती है, उस जो अट्रैक्शन होता है। क्योंकि आज देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है
लोग प्रत्याशी का नाम नहीं देख रहे हैं, कौन प्रत्याशी है कौन नहीं से कोई मतलब नहीं, बस योगी मोदी यही चल रहा है। तो प्रधानमंत्री का बनारस काशी विश्वनाथ स्थल पर पहुंचना और जिसका जितना व्यापक विस्तार किया गया है, वहां के मंदिर का, वहां की जो विकास हुआ है, एक मॉडल के रूप में जो बना है, वहां पे बनाया गया है अयोध्या के बाद, तो उसका प्रभाव अपने आप प्रचार हो चुका है। ये आचार संहिता के होने के पहले ही जब उसका उद्घाटन किया था, कहने का मतलब है प्रधानमंत्री आते हैं और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करते हैं और उनमें एक उत्साह बढ़ता। वो खाली बनारस के लिए नहीं होगा, ये पूरे पूर्वांचल में जाएगा। जितने भी ये फेस है, ये जो कल 5वां फेस का मतदान भी है, इसमें भी जब प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे होंगे, उसके बाद जो मैसेज जाएगा, तो आधे मतदान के बाद उसका प्रभाव वहां दिखाई पड़ेगा। क्योंकि पिछले चुनाव में जो स्थितियां थी और जितनी कमजोर स्थिति बनारस विधानसभा 2017 में थी, लोकल पूरे बनारस की सीटों में ही, तो उसका इतना प्रभाव पड़ा था। एक रोड शो ने जो है पूरे पूर्वांचल में भाजपा की एक लहर फैला दी थी। आज भले विपरीत परिस्थितियां हैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सत्ता में है तो उस सत्ता के नाते उसका विरोध होता है, वो है। और सबसे मुख्य बात है भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर के जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथ लेवल के, उनका मनोबल बढ़ाना, उनका उत्साह वर्धन करना, जो कि इन पिछले 5 वर्षों की सरकार के कार्यकाल में इन कार्यकर्ताओं की उपेक्षा रही है, वो आज पिछले 4 चरणों के जो चुनाव हुए हैं उनमें दिखाई पड़ा है। तो प्रधानमंत्री का रुकना और उस पूरे पूर्वांचल को अपने हिसाब से उसको टैकल करना, ये अंतिम दौर के जो मतदान होंगे, ये एक अपनी हवा बनाएंगे। वो उसका परिणाम 10 मार्च को ही दिखेगा। जी बिल्कुल। मनोज जी, जिस तरह से यहाँ पर शिव शरण जी का कहना है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का अपना चेहरा ही काफी है, लेकिन जिस तरह से इस बार के चुनाव में चाहे बीजेपी की सरकार हो, उसकी वजह से तमाम लोग एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ सपा की किलेबंदी और घेरेबंदी को भी कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि जो समीकरण जो भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले चुनाव में था, वो इस बार सपा ने हासिल करने की कोशिश की है। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं लग ये रहा था कि पूर्वांचल की सीटों पर संशय है, उसे और सुदृढ़ करने के लिए, बीजेपी की जीत पक्की करने के लिए प्रधानमंत्री एक बार फिर से दौरा कर रहे हैं? नहीं, देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब है और वो जवाब मैं इसको जोड़ रहा हूं। 2014 के बाद बदली परिस्थिति और 2014 में 40% और 2019 में 49% का योगदान उत्तर प्रदेश का था केंद्र की राजनीति में या केंद्र की सीटों पर। लेकिन प्रधानमंत्री के 2014 चुनाव लड़ने से पहले जो उन्होंने बनारस तय इसलिए किया था कि पूर्वांचल में स्थितियां, जातीय समीकरण और बहुत सारे कारणों से भारतीय जनता पार्टी वहां कमजोर थी। 365 दिन चुनावी मोड में कम से कम अमित शाह या मोदी जी रहते हैं और अंतिम, अगर आपने देखा कि पश्चिमी में कैराना में गृहमंत्री पर्चे बांट रहे हैं, तो मोदी जी चुनाव की कला को, चुनाव के महत्व को या उसकी गंभीरता को समझते हैं। 2 दिन पहले भी प्रयागराज में उनका दौरा था, आपने देखा उन्होंने एक मंच से बयान जारी किया, लोगों से अनुरोध कि आप कुछ मत कहिएगा, अपने गांव घर जाइएगा तो 10 लोगों को नमस्कार कहिएगा प्रधानमंत्री जी ने आपको नमस्ते और हालचाल पूछा है जी। मेरे कहने का ये मतलब है कि दरअसल उनको ये पता है कि कब किन परिस्थितियों में कैसे लोगों को जोड़ना है। रही बात अखिलेश यादव को लेकर, आपने सवाल किया कि अखिलेश यादव ने घेराबंदी की बात नहीं होती, चुनाव होता है और कांग्रेस के जाने के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश का चुनाव पक्ष और विपक्ष के बीच में है। ये तीसरा एंगल नहीं है, क्योंकि तीसरे एंगल में कभी मायावती होती थी, कभी कुछ होता था, लेकिन मोटा मोटा इस बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास दोहराने को लेकर के तत्पर है, दोबारा सरकार बनाने को लेकर तत्पर है। वहीं अखिलेश गठबंधन के साथ में विपक्ष भी मजबूती से चुनाव लड़ रहा। बनारस दौरे से फर्क क्या पड़ने वाला है? 3 चरण के चुनाव बाकी हैं, कल भी प्रयागराज से लेकर अयोध्या और बांदा चित्रकूट में वोटिंग होने जा रही है। तो प्रधानमंत्री जब जहां आते हैं वहां के 4, 5, 6 जिले के कार्यकर्ता और वोटर कहीं न कहीं प्रभावित भी होते हैं और प्रधानमंत्री में ये जादू है, वो जादू अभी गया नहीं है, तो लोगों को जोड़ने को, अपनी बात को कन्विंस करना या उनको पहुंचाने का उनमें कमाल तो है। रही बात वाराणसी को लेकर के, तो अगर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की चर्चा है, तो काशी में भी
वाराणसी कॉरिडोर को लेकर के वहां बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी। सुशरण जी और इस बात को जानते भी हैं कि बनारस जाम में हमेशा उलझा रहता था, लेकिन मंदिर, छोटे छोटे मंदिरों को हटाया जाना, वहां विकास करना, वहां सड़कें बनाना, वहां बाहरी सड़कें बनाना, वहां पे एयरपोर्ट से सीधे, तो प्रधानमंत्री का कार्य क्षेत्र है और प्रधानमंत्री को पता है कि अगर हम बनारस 2 दिन बैठेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और लोगों से मिलेंगे, तो आसपास के जो जिले हैं, जैसे आजमगढ़ सबसे करीब है, आजमगढ़ जिक्र मैं इसलिए करता हूं कि देश की आजादी के बाद मोहसिना किदवई और अगर अहमद डंपी को छोड़ दें तो पार्टी कोई भी हो, लेकिन जीतने वाला व्यक्ति या जीतने वाला सांसद वहां से यादव ही रहा है। इन सब बातों की बारीकी कहीं न कहीं शीर्ष नेतृत्व पता है, इसलिए योगी, मोदी और अमित शाह की रणनीति ये है कि अगर किसान आंदोलन या बाकी 4 चरणों में कुछ कमियां हैं तो उसकी भरपाई हम पूर्वांचल से करें और ज्यादा सहयोग दें ताकि हमारी सरकार रिपीट कर सके। जी बिल्कुल। जनार्दन जी, जिस तरह से यहाँ पर मनोज जी का कहना है कि जो अन्य मुद्दे हैं उनकी भरपाई करने की कोशिश की गई है, लेकिन पूर्वांचल में यदि मुद्दों की बात करें जाए तो छुट्टा जानवरों का मुद्दा खुद प्रधानमंत्री ने अपने मंच से भी इस बात को लेकर बोला कि आगे उस पर भी काम किया जाएगा। तो ये तमाम मुद्दे, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक बार फिर से मंदिर की याद दिलाते हुए नजर आए हैं, क्या आपको लगता है कि पूर्वांचल हमेशा से जो बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां पर फिर से लाकर इन तमाम मुद्दे जो छुट्टा जानवरों के मुद्दे उन पर हावी होने की कोशिश की जा रही है और उसी को लेकर आगे स्ट्रैटेजी को बढ़ाया जा रहा है? ये चुनावी रणनीतिकार जो इस बार चुनाव को इस तैयारी करते हैं, वो बड़े बारीकी से विश्लेषण करके और जो सेक्शन वाइज है उस हिसाब से इसकी रणनीति तैयार होती है। जो अभी नेक्स्ट फेज में जो इलेक्शन हो रहा है उसका एपी सेंटर बनारस है, और देखिए बनारस, अयोध्या, चित्रकूट ये धार्मिक स्थल माने जाते हैं, वहां पर आस्था का एक केंद्र है और वहां के लोगों में ज्यादा वो चीज है, वहां से भाजपा को एक अच्छा लाभ भी मिला था। उसी को देखते हुए देखिए आप मुद्दे भी उसी हिसाब से बात किए जा रहे हैं। जो चुनावी रैलियों में बात हो रही है, मंदिरों की बात हो रही है, गाय के लिए उसके जो सेंटर्स बनने की बात हो रही है, बेसहारा पशुओं की, तो ये चीजें उसी लिए आ रही क्योंकि ये एक जो विरोध है वो जनता का, जो सिर्फ आप पूर्वांचल की बात ना करें, पूरे प्रदेश में जो बेसहारा पशु थे जिनसे किसानों को नुकसान हुआ, कई लोगों ने अपनी जानें तक गंवा दी, और विपक्ष भी इस मुद्दे पर काफी हमलावर रहा है। तो ये इस चीज को, इन सब मुद्दों को सीधे टारगेट करते हुए, और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा आज भी सबसे बड़ा चेहरा है और उन्हीं के चेहरे पर काफी हद तक भाजपा को विश्वास भी है, उन्हीं के उस पर वो चल रहे हैं। तो वो प्रधानमंत्री स्वयं उस चीज को कार्यकर्ताओं के माध्यम से, वोटर्स के माध्यम से अपना चीजों को रखना चाहते हैं, और वो जो क्षेत्र, जो गढ़ है जहां पर सबसे बढ़िया भाजपा ने प्रदर्शन किया था, उसको वापस दोहराने की प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल। हमारे साथ रत्नेश राय वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका, और साथ ही साथ सुमन गुप्ता वरिष्ठ विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। रत्नेश जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हर बार के चुनाव में ये कहा जाता था कि मोदी लहर में पिछली बार बीजेपी को तमाम सीटें मिली थी, इतना बड़ा बहुमत उत्तर प्रदेश में हासिल किया था, और फिर लोकसभा के चुनाव में भी मोदी का करिश्मा देखने को मिला। इस बार यदि बात करें तो किसी पार्टी की लहर की बात नहीं उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। बाइपोलर चुनाव है, ये सबको पता है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री आखिरी समय में आ रहे हैं, 5वें, 6ठे और 7वें चरण को साधने की यहाँ पर बातचीत की जा रही है, क्या लगता है आपको कि मोदी का जादू अभी भी कहीं ना कहीं बरकरार है और जिससे बीजेपी बखूबी जानती है? बिल्कुल। देखिए, अगर हम 2014 की बात करें या 2017 की बात करें या 2019 की बात करें, तो जब अंतिम चरणों में वाराणसी का चुनाव होता है या कहीं पूर्वांचल का या काशी क्षेत्र के में जो 14 जिले आते हैं उनका चुनाव होता है, तो कहीं ना कहीं जो पूरा फोकस होता है वो पूर्वांचल की तरफ हो जाता है सारी राजनीतिक पार्टियों का। तो मोदी ही नहीं, सारे राजनीतिक पार्टी के लोग यहाँ पे जमा हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं और अपने अपने पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। जहां तक सवाल है कि मोदी का जादू अभी चल रहा है, तो मोदी और योगी के चेहरे पे ही वोट पड़ रहा है। जो विधायक है स्थानीय, वो पूरी तरीके से गौर दिख रहे हैं इस पूरे चुनाव में। चेहरा सिर्फ मोदी योगी का देख के ही जो मतदाता है वो चुनाव करने के लिए तैयार है। अब कल जबकि 5वें चरण का चुनाव होगा और करीब 3 बजे के आसपास यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी आ जाएंगे और संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है, वहां पे करीब 20,166 जो बूथ कार्यकर्ता है उनके साथ वो बैठक करेंगे, उनसे सीधे संवाद भी करेंगे, गोल्फ कार्ट से उनके बीच में जाएंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे, फिर उनका संबोधन
संबोधन होगा, तकरीबन 1-1.25 घंटे का प्रोग्राम होगा। तो कहीं ना कहीं जो एक जोश भरने की बात है, एक जो प्रबंधन है, जो बूथ है, मेरा बूथ सबसे मजबूत जिस तरीके से बीजेपी कहती है, उस स्ट्रेंथनिंग की बात अगर कही जाए तो बीजेपी वो करना चाह रही है। और काशी से दिया हुआ संदेश जो है, जो पूर्वांचल में 5वें, 6वें और 7वें चरण का चुनाव है, उसमें कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज जाएगा बूथ प्रबंधन को लेके, किस तरीके से बूथ को मजबूत किया जाए और बूथ के माध्यम से ही वो जीतने की बात करते हैं। जी बिल्कुल। तो कल यहाँ पे आ रहे हैं तो जो संदेश जाएगा वो जाएगा, बड़ा संदेश जाएगा। और जो बूथ कार्यकर्ता है उसमें जो जाहिर सी बात है, एक लंबा समय बीता 5 साल का, बहुत से ऐसे कार्यकर्ता होंगे जो किन्हीं बातों से नाराज होंगे, कुछ खुश होंगे, तो सबको एक साथ लेके संवाद करके उनके अंदर जोश भर के, उनके अंदर कहीं ना कोई मंत्र जरूर कल देके जो मोदी जी यहाँ से जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी कवायद की जा रही है। और हमेशा देखा गया है, एक बात और सामने आ रही है, चर्चा है कि 3, 4 और 5 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में रहेंगे। अब वो रोड शो करते हैं, सभाएं करते हैं, ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है वो रोड शो निश्चित तौर पे करेंगे, जैसे 2017 और 2019 के चुनाव में उसके पहले किया था। और एक जो सुनामी आ गई थी बीजेपी की, वो देखने को मिली थी। जी तो अब कल और फिर 3 और 4 और 5 को देखना होगा कि जो मोदी का करिश्मा है, जो योगी का करिश्मा है, वो किस तरीके से पूर्वांचल में दिखाई देता है। ये 10 तारीख को नतीजे बताएंगे। जी बिल्कुल। सुमन जी भी हमारे साथ बनी हुई है। जी सुमन जी, जिस तरह से लगातार यहाँ पर तमाम लोगों का कहना है कि मोदी और योगी के चेहरे पर ही चुनाव यहाँ पर लड़ा जा रहा है, और बूथ कार्यकर्ताओं से जब संवाद की बातचीत की जा रही है तो 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं। कल जब तक मोदी जी वहां पर पहुंचेंगे, 5वें चरण का आधा चुनाव बीत चुका होगा। तो कार्यकर्ताओं से बात करने की और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने की बातचीत जो कही जा रही है, उसमें क्या कुछ और ऐड किया जा सकता है? क्योंकि बीजेपी की यदि हम बात करें तो संगठन अपने आप में इतना मजबूत है, मेरा बूथ सबसे मजबूत केवल पहली बार नहीं, हर चुनाव में बीजेपी के हर कार्यकर्ताओं को ये चीजें रटा रटा कर बताई जाती हैं। जी आवाज मिल रही है? जी आवाज मिल रही है आपकी। जी सुमन जी। हाँ, जी। जो आप कार्यकर्ताओं की बात कर रही हैं, वो निश्चित रूप से बाकी पार्टियों की अपेक्षा इस समय देखा जाए पिछले कई वर्षों से, क्योंकि जिस दिन से आप देखिए कि 2017 में यूपी में सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, उसी दिन से आप कहिए कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मोड में थी, आप कह सकते हैं। क्योंकि कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन उन्होंने अपने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को मोबिलाइज न किया हो। और ये किसी राजनीतिक दल को एक तरीके से जीवंत बनाए रखने के लिए ये बड़ी अच्छी बात है। और जहां तक आप ये प्रधानमंत्री जी की रैलियों की बात कर रहे हैं, उनकी मीटिंगों की बात कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं के संदेश देने की बात कर रहे हैं, बूथ कार्यकर्ताओं में एक मतलब जोश भरने की बात कर रहे हैं। आप देखिए कि जितने चरण के चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं, सभी जिस दिन पोलिंग रही है उसी दिन प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है, उसी दिन जो है रैली का होता है या कार्यकर्ताओं को संदेश देने का होता है, या जहां पोलिंग हो रही है उसके बगल के जिले में ये कार्यक्रम होता है। आप एक उपचुनाव हुआ था बागपत में जी, उसके बगल में एक मैं समझती हूँ शायद 6 लेन या 8 लेन की जो एक हाईवे था, उसका भी रोड शो और एक तरीके से उद्घाटन हुआ था, जबकि वो पूरा बना ही नहीं था जी उस समय। तो ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है, ये एक भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिस दिन पोलिंग हो। क्योंकि अब जब आप देख रहे हैं कि अब वो स्थितियां नहीं रही कि चुनाव आयोग कहे कि आप वहीं चुनाव की रैली कर सकते हैं, कि जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां नहीं कर सकते हैं। अब जो आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें आ गई हैं, आप एक जगह प्रसारित करते हैं और सारी जगहों पे पहुंचती हैं। तो अब ये चुनाव आचार संहिता और इन सब चीजों का कोई मतलब रह नहीं गया है। तो इन सब चीजों पर भी अगले समय पर, जैसे कि जब नए सिरे से राजनीतिक दलों को विचार करना पड़ेगा कि ये तो ठीक है, लेकिन आप फिर जो जितनी भी आचार संहिताएं हैं चुनाव आयोग की, उनको एक बार नए सिरे से परिभाषित करना पड़ेगा कि आजकल जो संचार
संचार क्रांति और आपके इंटरनेट के जो दौर में आप कैसे इसको पालन कराते हैं, और जो ये अधिकारी लोग जो टोटके इस्तेमाल करते हैं कि कहीं 2 पोस्टर लगा है तो उसको उखाड़ डालो, कहीं पे वहां लगा हुआ है दीवार पे लिखा है तो उसको नोच डालो, वहां मिटा डालो, तो ये सारे टोटकों की अब कोई जरूरत रह नहीं गई है। जब उसका कोई नियंत्रण, तो आपका मानना है कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी, आयोग इन सारी चीजों को नए सिरे से शिव शरण सिंह जी आपके पास आते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। बने रहिएगा आप सभी हमारे साथ। तो आज का मुद्दा में आज हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल काशी पहुंच रहे हैं, काशी पहुंचकर तमाम बूथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे, लेकिन इसके पीछे भी बीजेपी की रणनीति के साथ ही साथ बीजेपी जिस तरह से पूर्वांचल की तमाम सीटों पर अपना दबदबा बरकरार रखने की कवायद कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में बूथ कार्यकर्ताओं को एक और संदेश देंगे, तो दूसरी तरफ तीनों चरणों के चुनाव में मतदाताओं को साधने का प्रयास भी इसी के माध्यम से किया जाएगा। उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Yes! 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 In your face, loser. See you in soccer. Yes! जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। आज का मुद्दा में आज हम बात कर रहे हैं अपना बूथ करेंगे मजबूत। तमाम कार्यकर्ताओं को सीख देने के लिए, सबक देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल काशी पहुंच रहे हैं। 20,000 बूथ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे, उनके साथ बातचीत कर उन्हें जीत का मंत्र देंगे और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में 5वें, 6ठे और 7वें चरण के लिए मतदाताओं को साधने के लिए तमाम कार्यकर्ताओं को अपने अपने स्तर पर मजबूत करते हुए नजर आएंगे। उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ बने हुए, शिव शरण सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने हुए, मनोज मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार, रत्नेश राय वरिष्ठ पत्रकार, जनार्दन मिश्रा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने और साथ ही साथ सुमन गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बनी हैं। शिव शरण जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये था कि जिस तरह से सुमन जी का भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से पहुंच रहे हैं और ठीक एक तरफ चुनाव होते हैं और वहीं आसपास के किसी जिले में कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कभी गृह मंत्री अमित शाह, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। तो यदि बात करें यहाँ पर तमाम पार्टियों की, सपा की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी यदि प्रचार प्रसार की बात करें और स्ट्रैटेजीज की बात करें तो हमेशा एक कदम आगे नजर आती है। क्या आप इसे बीजेपी की स्ट्रैटेजी का हिस्सा ही मान रहे हैं कि एक तरफ चुनाव होते हैं और दूसरी तरफ वोटरों को प्रभावित करने के लिए कहीं ना कहीं तमाम तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं आसपास से? प्रदेश में चुनाव की आचार संहिता लागू की गई थी, चुनाव की घोषणा हुई और बात आई थी कि कोरोना को देखते हुए रैलियां नहीं होंगी, प्रचार ऐसे करेंगे। ये इतने प्रतिबंध आयोग ने कोरोना कोविड गाइडलाइन को देखते हुए उसने जारी किया
और फिर आया, उस पर बात आई थी कि सोशल मीडिया। आपको शिव शरण सिंह जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। हमारे साथ यूक्रेन से लौटे हुए छात्र सीधी बातचीत कर रहे हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। I am from Chernivtsi Bukominian State Medical University. So I had that trust in my Indian government that Indian government definitely bring us all home. So इंडियन गवर्नमेंट में तो हम शक कर ही नहीं सकते, क्योंकि विदेश में जो है वो घर तो जरूर आएगा। तो हमें डर तो जरूर बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक सुबह जब खार्किव पे बम फटे तो हमें था कि यार अब क्या होगा, हम वापस कैसे आएंगे। लेकिन हमें था कि हमारी सरकार कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी यार, हम भारत से हैं, हम कभी ना कभी मतलब वापस तो जरूर आएंगे। तो हाँ, डर का माहौल था। कुछ न्यूज पे कुछ कभी कभी लोग पैनिक कर जा रहे थे, उसमें क्या कोई गलती नहीं है, क्योंकि भगड़ जैसी सिचुएशन हो चुकी थी। लेकिन सब बहुत अच्छा था। पीयूष गोयल आगे क्या? बहुत अच्छी फीलिंग है कि सर हमारे लिए टाइम दे रहे हैं और हमको रेस्क्यू कराने के लिए इतना बड़ा स्टेप लिया सर ने। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये चीज कि सर आए, हमें रेस्क्यू किया। और हम तो साधारण नागरिक हैं, अब सर आए, हमको रेस्क्यू किया, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। पीयूष गोयल वहां पर छात्रों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। तमाम यूक्रेन से जो छात्र आए हैं उनका आगमन पे, उनको रिसीव करने के लिए पीयूष गोयल नागरिक उड्डयन मंत्री दिल्ली एयरपोर्ट पर, आप देख पा रहे हैं तस्वीरें। तमाम छात्रों से मुलाकात की है। यूक्रेन से जो भारत वापस लौटे हैं छात्र, सुरक्षित लौटे हैं, भारत उनको लेकर आया है और साथ ही साथ अन्य छात्र जो वहां पर फंसे हुए हैं उनको वापस लाने की लगातार कवायद जारी है। ऐसे छात्र जो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे थे उनसे मुलाकात करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे थे। और ये तमाम छात्र आप देख पा रहे हैं एयरपोर्ट पर, ये तमाम छात्र यूक्रेन से आए हैं। भारत ने एयर इंडिया के विमान के द्वारा इन्हें बुलाया है, इन्हें रेस्क्यू किया है, अपने देश अपने वतन वापस लौट पाए हैं ये छात्र। और इनसे मुलाकात करने के लिए पीयूष गोयल आज दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो भारी संख्या में छात्र अपने वतन भारत पहुंच चुके हैं। अभी भी छात्रों की संख्या वहां पर बरकरार है। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से छात्र वहां पर बने हुए हैं। लगातार एम्बेसी के द्वारा उनसे कांटेक्ट किया जा रहा है और जल्द से जल्द भारत को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि वहां से हर छात्र को सुरक्षित भारत लाया जाएगा। उसके लिए एम्बेसी के द्वारा, तमाम अधिकारियों के द्वारा कवायद लगातार जारी है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं एयर इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट की। ये तस्वीरें एयर इंडिया की फ्लाइट से ही इन तमाम छात्रों को वापस लाया गया। और आप देख पा रहे हैं पीयूष गोयल नागरिक उड्डयन मंत्री छात्रों से मुलाकात करने के लिए स्वयं वहां पर पहुंचे थे, खुद पहुंचे थे, छात्रों का हालचाल जाना, उनकी स्थिति के बारे में जानकारी ली। एयर इंडिया का विमान भारत पहुंचा है। सर एक रिलैक्स आपके फेस पे भी है, स्टूडेंट्स आ रहे हो तो डेफिनेटली रिलैक्स रहें, थैंक यू कर रहे हैं आपको। लोगों ने सेल्फी भी ली, हमने देखा है। तो एक बहुत मेहनत टास्क था उस जगह से लोगों को निकाल के और सेफ लेके आ पाना, कैसा फील? जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार चिंता में थे कैसे हमारे सब भाई बहन, हमारे बच्चे, हमारे नागरिक सुरक्षित देश में जल्द से जल्द वापस आ सके। हमें निरंतर हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर संपर्क साधे हुए थे सभी देशों के साथ, रशिया, यूक्रेन और आसपास के सभी देश, सबके साथ उनकी बातचीत चल रही थी और पूरे रूट्स बनाए गए। सभी स्थानों पे हमारे एम्बेसी के ऑफिशियल्स पहुंचे, हेल्पलाइन एकदम एक्टिवली काम करी और संतोष की बात है कि सुरक्षित आज हमारे 219 बच्चे, भाई बहन, साधारणतः सभी स्टूडेंट्स हैं, अधिकांश बेटियां हैं, वो सब सुरक्षित आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे विशेष मुंबई भेजा कि मैं इनका स्वागत करूं, इनकी देख रेख करूं। आपने देखा होगा सब अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, इमिग्रेशन पे बहुत सरल तरीके से करके उनके बैग्स देके उनको अपने गंतव्य स्थान पर भेजा जा रहा है। हमारे लिए तो इतनी संतुष्टि है कि ये पहला बैच अब पहुंचा है, दूसरा बैच भी जल्दी दिल्ली पहुंच जाएगा और अब ये लगातार निरंतर प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द सबको लौटाया जाए। जब तक सबके सब वापस नहीं आ जाते हैं, पूरी केंद्र सरकार तट पर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं इस पूरे कार्यक्रम को मॉनिटर कर रहे हैं, उस पर नियंत्रण रखे हुए हैं। डॉक्टर जयशंकर दिन रात उनके अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं, विदेश के मंत्रियों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। हम प्रतिबद्ध हैं
कि भारत का हर नागरिक सुरक्षित भारत वापस लौटे। तो ये थे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मुंबई एयरपोर्ट से। उनका कहना है कि तमाम छात्रों को यूक्रेन से सुरक्षित भारत लाने की कवायद लगातार जारी है। मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, अगला विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर भी पहुंचेगा और छात्रों को सुरक्षित लाने की लगातार कवायद इंडियन एम्बेसी के द्वारा की जा रही है। डिबेट पर वापस लौटते हैं। आज का मुद्दा में आज हम चर्चा कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंच रहे हैं। 20,000 से अधिक बूथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र वहां पर देंगे, संवाद करेंगे उनसे। उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट लगातार बने हुए हैं। शिव शरण सिंह जी, आपके पास आऊंगी। हम बातचीत कर रहे थे कि जिस स्ट्रैटेजी को लेकर, आचार संहिता को लेकर सुमन जी ने यहाँ पर बातचीत की थी, लेकिन आज के डिजिटल युग में, टेक्निकल युग में कहीं ना कहीं आचार संहिता की जो बात होती है वो बेमानी लगती है, क्योंकि एक तरफ चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग मतदाताओं के द्वारा की जा रही है, दूसरी तरफ लगातार बीजेपी जिस तरह से अलग अलग जिलों में कार्यक्रम कर रही है, क्या आप मानते हैं कि बीजेपी एक कदम आगे बढ़ के इस स्ट्रैटेजी के तहत ही इस तरह के कार्यक्रम को रखती है? और एक बार फिर से 5वें, 6ठे और 7वें चरण के मतदान के लिए प्रधानमंत्री का चेहरा सबके सामने लाने की स्ट्रैटेजी है। ये डिजिटल इंडिया जो है वो भाजपा का जो नारा रहा है उसका पूरा वो लाभ उठा रही है, वो सबसे आगे जी। अब आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री का है या भारतीय जनता पार्टी का है या उत्तर प्रदेश भाजपा का है या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है या भाजपा प्रदेश का है, तो इन सबके चाहे ट्विटर अकाउंट देखिए आप, चाहे फेसबुक पे देखिए या सोशल मीडिया या और जो जितने भी प्लेटफॉर्म है, सब पे सबसे मैक्सिमम इनके व्यूअर्स हैं और इसका ये पूरा लाभ ले रहे हैं। और अन्य दल इसलिए पीछे हैं क्योंकि इतने ज्यादा उनके मेंबर्स जुड़े हुए नहीं है। इनके वर्कर शुरू पहले से ही ये उसका जीता जागता एक उदाहरण था कि जब कोरोना पूरे देश में फैला, उसका प्रभाव रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस समय भी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने वर्कर्स को के साथ सीधे संवाद बनाए रखा, सरकार ने बनाए रखा, तो वो पहले से ही उनका प्लेटफॉर्म बना चला रहा है, उसका पूरा लाभ भाजपा को मिलना है। रहा आचार संहिता की बात, देखिए ये एक ऐसा चुनाव हो रहा है 2022 का, न कहीं कोई झंडा है, न कोई बिल्ला है, न पोस्टर है, न वॉल पेंटिंग है, न होर्डिंग है, कुछ भी कहीं नहीं है। और हर व्यक्ति को पता है उसको किस चुनाव चिन्ह पर अपनी बटन दबाना है जी। ये चाहे आप गांव चले जाइए, चाहे शहर के किसी भी मोहल्ले में आप देखिए, हर व्यक्ति को पता है। ये सब सोशल मीडिया के माध्यम से पहले से ही सब कुछ है, खाली ये प्रदर्शन हो रहे हैं, एक माहौल जो क्रिएट करने के लिए बुद्ध हो रहा है, लेकिन माइंडसेट पूरा है। हाँ, मैंने जो पहले भी बात कही थी, मोदी योगी के नाम से वोट पड़ रहा है, प्रत्याशी को कोई काउंट नहीं कहीं भी कर रहा है। जिसने बहुत ही खराब अपना प्रदर्शन किया पिछले 5 साल में, जिन विधायकों ने, उनके क्षेत्र की बात देख, वहां तो खैर नाराजगी वो आपको पता चलेगा जी। लेकिन ये जो बनारस का प्रधानमंत्री का दौरा है और उसमें लोगों से अपने बूथ अध्यक्षों से उसके सीधे संवाद करना है जी। ये बहुत दूर तक मैसेज जाएगा और यही भाजपा चाहती, यही रणनीति भी है जी। बिल्कुल मनोज जी आपके पास आएंगे। कई जगह में देश में आपने अलग अलग जगहों पर जाकर कवर किया है और पत्रकारिता के क्षेत्र में लंबे समय से आप जुड़े रहे हैं। जब बूथ कार्यकर्ताओं को यहाँ पर साधने की बातचीत हो रही है और जिस तरह से शिव शरण जी कह रहे हैं कि दूर तक इसका संदेश जाने वाला है, 20-25 हजार कार्यकर्ताओं से बात जरूर करेंगे, लेकिन 4 चरण के चुनाव पहले ही बीत चुके हैं और इस बात का जिक्र हमने पहले भी किया है कि भाजपा के संगठन को लेकर भाजपा तमाम पार्टियों से मजबूत नजर आती है। तो कल जो संदेश देंगे, ऐसा क्या नया संदेश देने वाले हैं, या आपको क्या लगता है क्या रणनीति होगी जिसके द्वारा वो अपनी जीत सुनिश्चित करने की कोशिश करना चाह रहे हैं? क्योंकि वाराणसी के चुनाव से पहले भी 3-4 दिन, 2 दिन वहां पर प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, तो कल क्या खास आप मानते हैं? प्रियंका जी देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। शीर्ष नेतृत्व या मोदी जैसा मोटिवेटर या बात को डिलीवरी करने वाला व्यक्ति अगर अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ता से मिलता है और बूथ स्तर के कार्यकर्ता अपने बूथ के जितने ग्राम के या जितने शहर के लोग वोटर मोटा मोटा वो उनको जानता है, उनसे चिर परिचित रहता है, क्योंकि बूथ का जो
क्षेत्रफल होता है बहुत छोटा होता है। अगर वो सीधे मोदी से इंटरेक्ट करेगा तो उसकी काम करने की शक्ति, एनर्जी, सोच, और वही व्यक्ति जब जाकर के आने वाले 3 दिन में 3 तारीख के चुनाव के से लोगों को मिलेगा तो कुछ न कुछ तकनीकी चीजें उसको इस तरीके बताई जाएंगी जो भाजपा के वोट ऑफ परसेंटेज को बढ़ा सके, या जो कमियां हो सकता है प्रत्याशी से लोगों को नाराजगी भी हो या कोई और बात भी हो, उसको सकारात्मक विचार में बदलाव कर सके। प्रियंका जी एक बात और कह रहे हैं, जो सुमन जी का जो कह रही थी बहुत अहम मुद्दा था, वो छोटी बात नहीं थी। अगर आप देखिए प्रभाव डालने वाली, तो जब वो वोट होता है तो मोदी जी केदारनाथ में जाकर के तपस्या करते हैं और लाइव पूरे देश में चलता है जी। अब डिजिटल के या टीवी चैनल का या बाकी चीजों का, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, तो जहां 4 चरण के चुनाव हो गए हैं, पहले चुनाव आयोग व्यवस्था ये करता था कि समाचार पत्र ही होता था एक जरिया, तो उन जगहों पे सरकार का प्रचार प्रसार या कोई भी चीजें रोक दी जाती थी। पर अब ऐसा संभव नहीं है। जरूर आने वाले विचार करना पड़ेगा कि आज मोदी जी अगर कल से बनारस पहुंच रहे हैं तो कल जो चुनाव क्षेत्र जहां जहां मतदान हो रहा है या कल के बाद जहां जहां मतदान होगा, उन चीजों पे एक सकारात्मक ऊर्जा आती है और मैसेज जाता है, तो लोगों में चिंता की बात तो है कि साहब फिर मतलब क्या, 7 चरण के चुनाव में अगर गाजियाबाद जो पहले चरण का चुनाव खत्म हुआ है वो भी तो मोदी जी के कल लाइव प्रसारण को देखेगा ना हमारे आपके जरिए जी। ये एक संवैधानिक सवाल है और इसका चुनाव आयोग को कुछ न कुछ हल मिलना चाहिए। क्या निकालता है वो बात के विषय। रही बात आपके मुद्दे पे, फिर आता हूं आपके सवाल को जवाब देने के लिए। बहुत अहम है 3 और 7 के चुनाव, बहुत अहम है 27 तारीख के चुनाव, और ये 3 चरण का जिक्र मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अगर 2017 से पहले 2012 में जाइए, 2014 के बाद का मापदंड बदल गया। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जाति समीकरण का चुनाव होता था, जातियों में वोट देते थे लोग, कुछ नहीं देखते थे, और यही कारण था कि लगातार क्षेत्रीय दलों की सरकार बनती रही 2002, 2007, 2012। लेकिन 14 में जो बदलाव आया, सारी जातियों का या जो सारे क्षेत्रीय पार्टियों के धुरंधर थे, वो चाहे मुलायम सिंह हो चाहे मायावती हो, इन सबका कहीं न कहीं जाति समीकरण या वोटों ध्रुवीकरण टूटा और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा, और वो रिपीट हुआ है। रिपीट में इसलिए कहूंगा कि 2014, 2017, 2017 के बाद 2019 में वो चीजें रिपीट हुई हैं। तो मोदी जी का जादू या मोदी जी का की कार्यशैली, या ये कहिए कि उनका चुनावी प्रबंधन, वो आने वाले 3 चरणों पर जरूर भारी होगा। और भारी की बात नहीं है प्रियंका जी, जब आप 100 में 80 नंबर पा के पास होते हैं, 403 में 325 आपकी सीटें होती हैं, तो बचाना आपको होता है। भारतीय जनता पार्टी के पास होने को बहुत कुछ है जी, बिल्कुल। अखिलेश तो चूंकि 47 सीटों में सिमटे हुए हैं, अब वो गठबंधन नहीं, बल्कि खत्म करेंगे 10 सेकंड में, क्योंकि गठबंधन भी इस बार उपजाति में हुआ है। जो नेता 4, 5, 6 जिले या 10-12 विधानसभा सीट को प्रभावित करते हैं, 1-2% लोग हैं, चाहे वो राजभर हो चाहे निषाद हो, वीआईपी पार्टी हो, अन्य लोग हैं, अपना दल भी उसमें शामिल है। इन लोगों के साथ गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी की ठीक है। जनार्दन जी को या इनकी सीटों को कम करने का प्रयास अखिलेश यादव अपने गठबंधन से कर रहे हैं। जी बिल्कुल जी। जनार्दन जी, जिस तरह से मनोज जी का कहना है कि बहुत ही असर डालता है और यही वजह है कि मोदी बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर बूथ कार्यकर्ताओं से, कहीं ना कहीं एक तरह से जिस ब्रांड एम्बेसडर की तस्वीर मोदी और योगी में देखते हैं, उस ब्रांड एम्बेसडर की छवि को ट्रांसफर करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि जो उत्साह की बात यहाँ पर मनोज जी कह रहे हैं, कार्यकर्ता जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलकर आएगा तो अगले दिन अपने बूथ पर जो उसका उत्साह और जोश रहेगा वो यकीनन बीजेपी के फायदे के लिए काम करता नजर आएगा। दूसरी बात, जिस तरह से छोटी जातियों की यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगले 3 चरणों में जहां जहां चुनाव होने वाले हैं, निषाद, राजभर, मौर्य, ये तमाम जातियां छोटी जातियां हैं, इनमें से कुछ सपा ने साधी है, कुछ बीजेपी ने भी साधी है। तो बीजेपी को क्या आपको लगता है कि इस समीकरण के अलावा भी कहीं ना कहीं एक बार फिर से ब्रांड एम्बेसडर वाला या करिज्मेटिक फैक्टर वाला जो स्ट्रैटेजी है उसको भी सीधे सीधे बीजेपी काम करना चाहती है, और यही वजह है कि इस रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भी पहुंच रहे हैं और 2 दिन और रुकने का भी प्लान आगे बनाया है? निश्चित रूप से प्रियंका जी, देखिए जो समीकरण बन रहे हैं पूरे प्रदेश में, पहले ये चीजें सामने आई कि कैसे एक जो रिसेंटमेंट था, एंटी इनकम्बेंसी की जो बात हो रही थी, चाहे वो किसान आंदोलन को लेकर हो या कुछ जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो उसको लेकर हो, तो वो एक चीज सामने आ रही थी। उसके
बाद अभी जो पूर्वांचल के जो सामने चुनाव दिखाई दे रहे हैं वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये गढ़ माना जाता है। स्वयं योगी जी वहां से हैं और उनका एक प्रभाव क्षेत्र है, लेकिन वहां पर भी जो दो तीन बिंदु हैं उसको लेकर भाजपा के लोग भी चिंतित हैं और पूरी जोरदार तरीके से वहां पर अपनी जो जीत है उसको दोहराने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये चीजें सामने निकल के आ रही हैं कि जैसे कार्यकर्ताओं में भी जो उत्साह की आप बात करती हैं वो कोई भी कारण हो लेकिन उतना इस बार चीजों में नहीं है जो ग्राउंड रिपोर्ट है। और मोदी जी से मिलने के बाद मोदी जी का एक जो मंत्र जो आप कहते हैं, जो मोदी जी जो संवाद करते हैं, उसके बाद उन्होंने काफी चीजों में बदलाव आएगा और यही पिछली बार भी हुआ था। देखिए पिछले चुनाव में जो छोटे छोटे दल थे उन सबको भाजपा ने साधा था, चाहे राजभर की बात कर लीजिए, निषाद की बात कर लीजिए और पटेल जो सभी थे। अब की यही फॉर्मूला अखिलेश यादव ने भी शुरू किया है और उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग के तहत लोगों को जोड़ा है। तो टक्कर है इस बार, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अखिलेश जी या विपक्षी जो है वो बिल्कुल चुनाव से बाहर हैं। तो उसी जीत को मजबूत करने के लिए मोदी जी अपना पूरा और भाजपा अपना पूरा प्रयास करें। जी बिल्कुल। रत्नेश जी, जिस मजबूती की हम बात कर रहे हैं, माना ये जा रहा था पहले 3 चरण के जो चुनाव आए थे उसमें माना जाता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कड़ी टक्कर मिली है और जाटलैंड और यादव लैंड पर जो समीकरण बैठ रहा था उसका फायदा सीधे सीधे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को आगामी नतीजों में मिलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब जो आगामी ये 3 चरण है, चौथे चरण के बाद 5वां, 6ठा और 7वां, ये हमेशा से बीजेपी के लिए मजबूत है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने आया है। और लगातार क्या आपको लगता है कि ये जो अपनी साख बचाने वाली बात मनोज जी ने भी कही है कि 100 में से यदि आप 80 नंबर ले आए हैं तो बहुत कुछ है आपके पास खोने के लिए और उसके लिए फिर तमाम कोशिश की जा रही है? जी रत्नेश जी, अपने फोन के अनम्यूट बटन को एक बार चेक करिएगा। जो पश्चिम से चुनाव शुरू हुआ है मतदान, वो धीरे धीरे पूरब की तरफ बढ़ा है जब, तो ये कह पाना तो बड़ा मुश्किल होगा कि कौन वहां भारी रहा, कौन किसको ज्यादा मत पड़ा। लेकिन जैसे जैसे पूरब की तरफ बढ़ता जा रहा है और कहा जाता है कि पूर्वांचल की सीटें जो है वो लखनऊ का रास्ता तय करती हैं, तो अभी कुछ दिन पहले जैसे आपने कहा कि पश्चिम में क्या रहा, किसको ज्यादा मत पड़े। जी, नतीजों की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन रुझान जो दिखाई दे रहे थे या भीड़ जो नजर आ रही थी, अगर हम रुझान की बात कर लें या जो चर्चा है उसी की बात कर लें, तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिन पहले यहाँ पे अमित शाह जी आए थे और उन्होंने यहाँ पे जो पदाधिकारी हैं यहाँ के, उनसे बातचीत भी की थी, रात भर यहाँ रुके थे, मीटिंग की थी, बैठकें की थी। तो हो सकता है कि वो कोई फीडबैक लेके आए हो, यहाँ पे बात किए हो, यहाँ की फीडबैक उनको मिली हो, उसके बाद वो गए हो, अपनी रिपोर्ट कहीं ऊपर दिए हो, उसके बाद अब फिर प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं और अपने जो बूथ कार्यकर्ता है उनसे बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये जो पश्चिम से चुनाव शुरू हुआ था उसका फीडबैक, बनारस में आके फीडबैक पूरे पूर्वांचल का लेना, उसके बाद फिर मोदी जी का यहाँ पे आना और कल तकरीबन 1 घंटे तक कुछ प्रबंधन के अपने गुर बताना, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उस स्ट्रेटजी का एक हिस्सा हो। और अब इसमें एक कड़ी और आगे जुड़ने वाली है, जैसा भी अभी आपने खबर में दिखाया है कि जो लोग यूक्रेन में फंसे हुए थे वो वापस आ गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी उसमें ऐड ऑन करना चाहेगी और इसका जो है माइलेज इस तीसरे, चौथे और 5वें चरण में जरूर लेना चाहेगी। क्योंकि इसके पहले भी अगर बात करें हम सीरिया और शायद अफगानिस्तान, मुझे ठीक से नहीं याद आ रहा है, वहां से भी रेस्क्यू करके भारतीयों को लाई थी। तो कहीं ना कहीं जो परिवार के लोग आ रहे हैं, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, तो कहीं ना कहीं ये भी फायदा बीजेपी को मिलने वाला है, क्योंकि कल मतदान है और आज जो रेस्क्यू करके यूक्रेन से लोग भारत ले आए गए हैं और आने वाले समय में शायद कुछ और भी लोग होंगे तो उनको भी लाने का प्रयास किया जाएगा, जिसकी आलोचना बार बार अन्य पार्टियां कर रही थी। तो बीजेपी जो है वो कैसे, किन मुद्दों से माइलेज कब लेना है, किस तरीके से लेना है, उसको बखूबी जानती है। तो अब कल देखना है कि यहाँ पे मोदी आके किस तरीके से मोटिवेट करते हैं लोगों को, और जो तीसरे चरण का चुनाव करीब बीत चुका होगा, माफ कीजिएगा चौथे चरण का, और जो 5वें चरण का, 6वें और 7वें में वो मोटिवेशन कैसे काम करता है जो कार्यकर्ता है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आ रही है कि जो पूर्वांचल की बात करें या हम सिर्फ बनारस की बात करें, तो जो जिस तरीके से गुजरात का विकास मॉडल लेके उत्तर प्रदेश में आए थे, फिर केंद्र की कुर्सी पे बैठे मोदी, तो बनारस का जो विकास मॉडल है, पिछले बार अप्रवासी भारतीय सम्मेलन यहाँ पे हुआ, इसके बाद जब 13 दिसंबर को यहाँ पे एक बड़ा कॉरिडोर का उद्घाटन कार्यक्रम हुआ,
मेयर आए पूरे देश भर के बनारस में और बनारस के विकास को देखे, जो भाजपा शासित प्रदेश है उनके मुख्यमंत्रियों की बनारस में मीटिंग हुई, उसके बाद उन लोगों ने बनारस के विकास मॉडल को देखा। तो जो बनारस का विकास मॉडल है वो जो 5वें, 6वें और 7वें चरण का जो चुनाव होगा उसमें कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है उनको ले जाने की बात कही जाएगी। ऐसा भी माना जा रहा है कि विकास का मॉडल, इसके अलावा जो राशन दिया जा रहा है, जो पैसे दिए जा रहे हैं, तो ये तमाम ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। हो सकता है कि इसको डोर टू डोर जो पन्ना प्रमुख है, इनके जो बूथ कार्यकर्ता है, जो उनके बूथ अध्यक्ष है, उनको ये बताया जाए कि आप लोग इन बातों को हाईलाइट कीजिए, इन बातों को उन तक पहुंचाने की कोशिश। जी सुमन गुप्ता जी, भी कोशिश हो सकता है। जी बिल्कुल सुमन गुप्ता जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री को लेकर कई लोगों के मन में सवाल भी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की जो कार्यशैली नजर आती है, ठीक चुनाव से पहले बूथ कार्यकर्ताओं से जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं, एक ये भी पहलू हो सकता है कि बनारस को लेकर जिस तरह से वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, एक जिम्मेदार सांसद होने के नाते पल पल की अपडेट रखते हैं, वहां के हर विकास से जुड़ी खबर पर पूरा ध्यान रहता है और जिस तरह से विकास किया है वो तो वहां पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के रूप में दिखाई ही देता है। क्या आप भी ये मानती हैं कि एक जिम्मेदार सांसद की छवि भी वो कल बनारस में दिखाएंगे और हर बार समय समय पर दिखाते रहते हैं, क्योंकि ये छवि केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में एक सांसद होने के नाते दिखाई देती है। क्या इसके माध्यम से भी कहीं ना कहीं पार्टी के तमाम नेताओं को, सांसदों को एक सीख देने की कोशिश की जाएगी कि अपने अपने क्षेत्रों में उतना ही ध्यान दें? जी, जिस आप विकास की छवि की बात करती हैं, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरीके के भाषण चल रहे हैं जी, उसमें विकास से सरोबार बातें तो हो नहीं रही हैं। उसमें तो जो बातें हो रही हैं वो तो विकास से कहीं दूर है। तो अगर इतना ही विकास है तो इसका मतलब है कि फिर इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है आप भी समझ रहे हैं और लोग भी समझ रहे हैं कि इन सब चीजों का मतलब क्या है। आप देखिए कि 231 सीटों के इलेक्शन हो चुके हैं और 172 सीटों का ही इलेक्शन बाकी है, यानी कि 5वां चरण, जिसमें कि आपके सबसे ज्यादा सीटें हैं, जिसमें 61 सीटें हैं, 6ठे चरण में 57 सीटें हैं और उसके 7वें चरण में जो है 54 सीटें हैं। जी बिल्कुल। और अगर आप देखें तो आप 5वें चरण में भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें मिली थी और 6ठे चरण में उसको 49 सीटें मिली थी और 7वें चरण में उसे 30 सीटें मिली थी। तो कितना बड़ा मतलब आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा दांव पे लगा है भारतीय जनता पार्टी का सारा मामला, कि इतनी ज्यादा सीटें, क्योंकि जो आदमी शिखर पे पहुंच जाता है, शिखर को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। और उसके बाद पिछले 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और इस समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। जी बिल्कुल। पिछले इलेक्शन के जब हम बात करते हैं तो उस समय जो राजनीतिक रूप से जो दो जातियां प्रमुख रूप से खासकर भारतीय राजनीति में और के बजाय हम कहते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, पूर्वांचल की राजनीति में जो प्रभावशाली भूमिका निभाती हैं, उसमें ब्राह्मण और ठाकुर दो प्रमुख भूमिका में होते हैं, जिनके इर्द गिर्द जो जातियां होती हैं उस गोलबंदी से वो अगर ब्राह्मण के साथ इर्द गिर्द की जातियां दूसरी पार्टी में जाती हैं तो ठाकुर के साथ के इर्द गिर्द की जातियां वो दूसरी पार्टी में जाती हैं। लेकिन पिछले कई चुनाव से आप देखिए कि 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, इन तीनों चुनाव में ये स्थिति हुई है कि दोनों जो प्रमुख जातियां हैं, जो जिनका एक वर्चस्व, जिन्हें समर्थ जातियां हम कहते हैं, उनके इर्द गिर्द जो जातियां सिमटी रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो गई हैं। उसके कारण कोई भी हो, लेकिन यही उस भारतीय जनता पार्टी की ताकत रही है। और उस ताकत में इस चुनाव में ऐसा हुआ है कि उन सारी जातियों में टूट फूट हो गई है। अब वो जो 100% या 90% जातियां जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी थी, अब वो जातियां समाजवादी पार्टी के साथ भी आ गई हैं। तो उसमें से जैसे कि राजभर पिछले बार उनके साथ थे, निषाद उनके साथ हैं, तो और पटेल में पटेल का जो है अनुप्रिया पटेल का ग्रुप अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो कृष्णा पटेल उनकी मां का ग्रुप जो है समाजवादी पार्टी के साथ है। और इस समय जो पूरे उत्तर प्रदेश का जो हम लोगों ने महसूस जो देखा है, जो माहौल देखने की बात मैं कहती हूँ, तो उसमें ये लग रहा है कि कुल मिलाकर के जो सरकार को पुनः बनाने
और सरकार को हटाने, दो ही मुद्दा कुल मिलाकर के प्रमुख रूप से है। बाकी चीजें तो गौड़ हैं। अब इसमें पब्लिक कहाँ जाती है, जनता मतदाता कहाँ वोट करता है, वो कौन से उत्तर प्रदेश का भविष्य बनाना चाहता है, ये उसे तय करना है। और हर पार्टी को अधिकार है कि वो अपने ढंग से अपने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए माहौल बनाए और उस माहौल से वो मुद्दों से मतदाता प्रभावित हो, जिससे उसकी पार्टी सत्ता में आए। जी बिल्कुल। शिव शरण सिंह जी, जिस तरह से सुमन जी का कहना है कि जातियों को लेकर ही मुख्य जिस तरह से पोलराइजेशन करने की कोशिश की गई थी, कहीं ना कहीं बाइपोलर तो जरूर हुआ है, दो तरफ हुए नजर आ रहे हैं। ये हम सभी देख पा रहे हैं कि बाकी पार्टियां कोशिश बहुत की थी लेकिन नगण्य नजर आ रही हैं। ऐसे में आज जब हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो हर बार चुनाव में भले ही पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को सफलता ना मिली हो, लेकिन उसे हम असफलता भी नहीं कह सकते क्योंकि वहां पर तो बीजेपी का ग्राउंड ही नहीं था। तमाम अन्य स्ट्रैटेजी के हालात में यदि देखा जाए तो तमाम पार्टियों से बीजेपी एक कदम आगे ही नजर आती है। क्या आप भी ये मानते हैं? बिल्कुल। देखिए, जाति, उत्तर प्रदेश का चुनाव हमेशा जात आधारित रहा है, लेकिन वो क्रम टूटा है। और ये इस चुनाव में जो 2022 का चुनाव हो रहा है, जातियों का तो प्रभाव है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अति पिछड़ी और अति दलित जो जातियां भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ा था, और वो उनमें कुछ टूटन आई है, वो जो दिख रही है। लेकिन बहुत सी जातियां ऐसी हैं जो दिख नहीं रही हैं, लेकिन वो भाजपा के साथ हैं या समाजवादी गठबंधन के साथ। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा कि मोदी योगी का जो जादू उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसी की चर्चा ही हो रही है। तो ये जो भी अब चरण है, अब चाहे वो सांसद के रूप में मोदी को आप काशी से ले लीजिए या गोरखपुर से आप योगी जी को ले लीजिए, इन्हीं दोनों क्षेत्रों का ये पूरा पूर्वांचल है, इन्हीं दोनों के नाम से पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश का लड़ा जा रहा है। अब इनकी भूमि पर, इनकी कर्म भूमि पर ये चुनाव तीनों चरण आ गए हैं। अब देखने की बात है कि ये कहां तक ये जादू अपने ही क्षेत्र में वो लोग दिखा पाते हैं। जी मनोज मिश्रा जी, जिस हवा की हम पिछले चुनाव में बात कर रहे थे और हर बार ये बात होती थी कि मोदी लहर में तमाम प्रत्याशी जीत गए, क्या कहीं ना कहीं एक बार फिर से लहर तो नहीं है लेकिन लहर का छलावा जनता के सामने पेश करने की कोशिश की जा रही है? बार बार मोदी योगी का नाम लेकर कभी योगी को उपयोगी बताया जाता है तो कभी मोदी को जगह जगह पेश करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की स्ट्रैटेजी के तहत। प्रियंका जी, लेकिन हाँ इतना है कि योगी एक जिन पर कोई भी आप प्रियंका जी मैं जवाब दूं? जी मनोज जी नहीं ठीक है। प्रियंका जी मैं ये कह रहा था, दरअसल जब 80 में 73 और 402 में 325, तो वहां प्रत्याशियों का तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहां एक लहर होती है, एक ब्रांड होता है जिस पर मैं सच बताऊं बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे थे 2014, 2017, 2019 में, अब बहुत सारे एरिया विधानसभा और सांसद ऐसे थे जिनको भरोसा नहीं था। कारण ये था कि लगातार 44 से सीधे 325 पहुंचना, ये बहुत बड़ा जादू कहिए, और वो जादू मोदी जी के जरिए राजनीतिक बदलाव पूरे देश में आया। अभी आपने बीच में एक जिक्र किया था उस वक्त बंगाल का, तो देखिए बंगाल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ बात की बात है, पर इतना जरूर जानिए कि ज्योति बसु को जाते ममता को आते हमने देखा, तो लेकिन भाजपा को उपलब्धि इसलिए मानेंगे, भले उसकी सरकार वहां नहीं बनी पर 82 पहुंच गए वो विधायक में और लगभग 18 पहुंचे संसद में। उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है कि सुमन जी ने देखा होगा कि मंडल कमंडल का सबसे ज्यादा असर अगर प्रभाव रहा है तो उत्तर प्रदेश और बिहार में था, और बिहार में कांसीराम के कैडर से और लोहिया से मुलायम सिंह यादव खड़े हुए, और मुलायम सिंह मायावती को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र में चाहे प्रदेश में जब भी सरकार बनी, गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन ये सारे मिथक टूटे 2014 में, और जातीय समीकरण कम नहीं हुआ बल्कि उसका दायरा बढ़ गया। बढ़ने में यह हुआ कि लोग मुलायम सिंह को और मायावती को, इनको छोड़ करके भाजपा को वोट दिए। यही कारण था कि भाजपा की इतनी बड़ी जीत हुई। लेकिन 2017 की बात अलग थी, आप विपक्ष में थे, आपको बहुत सारे आपके पास मुद्दे थे, बहुत सारी चीजें थी। अब 2022 में वो 2017 में जो आपको बड़ी जीत मिली है वो चुनौती है रिपीट करना, और उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट करने की चुनौती 32 साल से सारे दल झेल रहे हैं। यहाँ सरकार रिपीट नहीं होती, लेकिन जो आकलन की बात है, जो परसेप्शन की बात है,
योगी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के रूप में अखिलेश यादव आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। परिणाम तो 10 तारीख को हम चर्चा करेंगे क्या आता है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि 325 को दोहराना और अखिलेश जी को 47 से 202 पहुंचना दोनों बहुत मुश्किल दिख रहा है। स्थितियां क्या होंगी हम लोग देखेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मनोज जी बहुत धन्यवाद, सुमन गुप्ता जी बहुत धन्यवाद आपका, शिव शरण सिंह जी बहुत धन्यवाद आपका, जनार्दन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और रत्नेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो आज का मुद्दा में आज हम चर्चा कर रहे थे जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल काशी पहुंचेंगे, बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के साथ ही साथ जीत का मंत्र देने वाले हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से इसे माना जा रहा है, प्रधानमंत्री के साथ ही साथ बीजेपी की रणनीति ये मानी जा रही है कि प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम के साथ ही साथ 5वें और 7वें चरण में मतदाताओं को एक बार फिर से साधने का पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। पूर्वांचल जिस तरह से बेहद अहम है भारतीय जनता पार्टी के लिए और ये माना भी जाता है कि पूर्वांचल से ही लखनऊ की गद्दी तय होती है। ऐसे में बीजेपी के पास खोने के लिए इस बार बहुत कुछ है क्योंकि सरकार बीजेपी की है और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने लगातार कोशिशें की है, ऐसे में बीजेपी के लिए ये चुनौती और कड़ी हो जाती है। देखना यह होगा कि 10 मार्च को जब परिणाम आएंगे तो मोदी और योगी के ये जो जादू की हम बात कर रहे हैं या ये जो जादू चलाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है कि कितनी सफल होगी या नहीं सफल होगी, तो 10 मार्च का परिणाम ही बताएगा। लेकिन कोशिशें लगातार तमाम पार्टियों की बनी हुई हैं। तो आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी।